बेटा जो हमारा अब नया लेसन है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि एनर्जी कहाँ कहाँ से हमें मिलती है। पहले एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी बॉडी की वर्क करने की कैपेबिलिटी, मतलब कोई बॉडी कितना काम कर सकती है उतनी ही उसके अंदर क्या कहेंगे एनर्जी है। आप ज़्यादा काम कर सकते हो तो आप में ज़्यादा एनर्जी है, आप कम काम कर सकते हो तो आप में कम एनर्जी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे फ्यूल्स। नेक्स्ट जो टर्म हम इस बुक में पढ़ेंगे वो है फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स एक एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि वुड हो गया, कोल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है, एलपीजी हो गई, ये सभी फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स वो होते हैं जिनको अगर हम बर्न करें, ठीक है, तो वो एयर के अंदर तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल्स आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग इन एयर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो हमारे आसपास जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन किया है इन्होंने अक्रेंस के बेसिस पर। पेपर में आते हैं बेटे 3 तरह से क्लासिफिकेशन हैं आपकी बुक में सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, अक्रेंस, फिजिकल स्टेट और अवेलेबिलिटी के बेसिस पर। पेपर में सेपरेटली पूछा जाता है, बताइए अक्रेंस के बेसिस पर कितनी तरह के सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। अक्रेंस मतलब वो नेचर में कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ नेचर में नेचुरली मिल जाते हैं, उन्हें नेचुरल सोर्स बोलते हैं। जैसे कि हमें कौन सा एनर्जी सोर्स मिलता है नेचुरल, हवा, एयर से बनती है जो एनर्जी, विंड मिल के थ्रू बनती है ना। सोलर एनर्जी, सन से जो एनर्जी बनती है वो भी नेचुरल है। हाइड्रो एनर्जी मतलब जो वाटर से एनर्जी बनती है वो भी नेचुरल है। सिंथेटिक सोर्सेज क्या हैं, वो सोर्सेज जो कि एनर्जी के सोर्स तो हैं लेकिन हमने बनाए हैं खुद, हमें नेचर से नहीं मिले। जैसे कि बैटरीज़ बनाई हमने जो कैलकुलेटर वॉचेस में यूज़ होती है, तो इसके अंदर सारा केमिकल भरा हुआ होता है जिनसे हमारे कैलकुलेटर वॉचेस सब चलते हैं। तो ये एक सिंथेटिक सोर्स हो गया एनर्जी का। आगे फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जितने भी हमारे आसपास एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें उनकी फिजिकल स्टेट होता है कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड है कि गैस हैं। तो उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहले सॉलिड, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी, चारकोल, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चारकोल क्या होता है, कोल को ही थोड़ा और प्योर बना दिया जाए तो वो चारकोल कहलाता है। लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या हैं, लिक्विड फ्यूल्स हैं। गैशियस फ्यूल्स कौन कौन से हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में सिलेंडर्स हम यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ठीक है, ये इन सब की दोनों की डिटेल अभी इसी लेसन में आगे आएगा। तो ये फ्यूल्स कैसे हैं, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, तो इन्हें गैशियस फ्यूल्स बोलते हैं। पेपर में एग्जाम्पल आ जाता है, लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स दो, गैशियस फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स दो, तो आपने ये लिख देने हैं। आगे अवेलेबिलिटी के बेसिस पर, अवेलेबिलिटी होता है कि कितने टाइम तक ये हमें अवेलेबल होते रहेंगे, ये हमें मिलते रहेंगे। तो एक होते हैं रिन्यूएबल, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो लेकिन साथ साथ नए भी बनते जाएं। ठीक है, ताकि कभी एग्जॉस्ट ना हो। एग्जॉस्ट होता है दुनिया से कभी ख़त्म ना हो, इनएग्जॉस्टिबल हो। जैसे मान लीजिए आपने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, आप उस इलेक्ट्रिसिटी को लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन पानी के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी फिर से बन जाएगी। ठीक है, पानी तो है ही हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इस तरह से वो एनर्जी सोर्सेज जो कि थोड़े टाइम में ही रिप्लेनिश हो जाए, रिप्लेनिश मतलब नए बन जाएं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। जैसे हवा से, पानी से एनर्जी जो बनती है, सन से, ठीक है, वो सभी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। वुड भी इवन रिन्यूएबल सोर्सेज है, क्योंकि पेड़ भी अगर आपने काट कर वुड को यूज़ कर लिया है तो कुछ 5-10 सालों में नया पेड़ आ जाएगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है, जो कि एक बार अगर यूज्ड अप हो गए ना, ख़त्म हो गए, तो उनको शॉर्ट पीरियड में रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता। जैसे ज़मीन के नीचे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बनने में ना लाखों साल लग जाते हैं। क्या लाखों सालों तक आप ज़िंदा रहेंगे, आपकी कई जनरेशन आकर चली जाएंगी, तब जाकर नया कोल और पेट्रोलियम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो एनर्जी सोर्सेज जो कि एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे, तो वो जल्दी रिप्लेनिश ना हो पाएँ, उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं। सारे फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स किससे बनते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल से। इनकी डिटेल अभी आगे आएगी, वो मैं बताती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। ठीक है, सारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये नॉन रिन्यूएबल हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक टर्म बताई गई है कैलोरीफिक वैल्यू, डू यू नो में बताई गई है। ये ना नेक्स्ट चैप्टर में आएगा 7 में, वहाँ से मैं समझा दूँगी आपको, ठीक है। आगे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल का मतलब होता है डेड रिमेन्स। फॉसिल का क्या मतलब होता है? डेड रिमेन्स। बेटा बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। लाखों सालों तक जब ये दबे रहे ना, तो ये किस में बदल जाते हैं? फ्यूल में बदल जाते हैं, कोल में, पेट्रोलियम में। इन फ्यूल्स को ही हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेट थ्रू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आजकल हम लोग जो एनर्जी सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल ही यूज़ कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोल वगैरह सब पेट्रोलियम से बनता है, इनसे ही गाड़ियाँ चलाते हैं ना सभी, ठीक है। तो नेचुरल गैस, कोल, ये ही इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कोल से। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ही जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बनते हैं। किस किस की वजह से? इस ये देखो बेटे, मैं आपको एक रफ सा डायग्राम बना देती हूँ। मान लीजिए आपकी ये अर्थ है, नीचे इसकी बड़ी सारी लेयर्स होती हैं ना, कोर सबसे अंदर वाली होती है, फिर मेंटल, फिर क्रस्ट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स दब गए सबसे पहले, फिर क्या हुआ, ऊपर बड़ी सारे पत्थर थे, रॉक्स थी, उनकी वजह से ये प्लांट्स और एनिमल्स और नीचे बरिड हो गए और नीचे आ गए, अंदर वाली जो है लेयर में आ गए, जिसे कोर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा हीट होती है इस वाली लेयर में। तो क्या होगा, सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ऊपर की लेयर्स का, और अंदर वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा उसे हीट मिलती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स होते हैं वो लाखों सालों के बाद किस में बदल जाते हैं? फ्यूल में बदल जाते हैं। उन फ्यूल्स का नाम क्या होता है? पेट्रोलियम या फिर कोल। और इसी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन से बने हैं। एक तो ऊपर की लेयर्स का प्रेशर और एक अंदर की गर्मी इन डेड रिमेन्स को पेट्रोलियम और कोल में बदल देती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एक पहला फ्यूल। अब बड़े सारे फ्यूल्स पढ़ते जाएंगे हम अपनी इस बुक में। एनर्जी सोर्सेज ही पढ़ रहे हैं ना, तो वुड एक एनर्जी सोर्स है। वुड एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। फ्यूल क्या होते हैं? जो जलने के बाद हीट दें। वुड एक नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स है, नेचर से मिलता है। रिन्यूएबल मतलब अगर एक बार यूज़ कर रहे हैं आप तो दोबारा नया बन जाएगा थोड़े ही टाइम में, ओके। द कंबशन ऑफ वुड इज़ करेंटली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी आजकल वुड से ही बनती है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वुड को? हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। कुछ भी चीज़ गर्म करनी है या कुछ, आजकल कुछ गाँव में अभी भी लकड़ी जलाकर लोग खाना बनाते हैं, तो कुकिंग के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ स्टीम इंजन में स्टीम टरबाइंस चलाने के लिए होता है। अब ये क्या है? ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों को समझाया था। देखो बेटे, लकड़ी जब जलती है ना तो हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। ये पानी गर्म होकर स्टीम में बदलता है। किस में बदलता है? स्टीम में। स्टीम मतलब होती है भाप, वेपर्स जो बनते हैं। और ये स्टीम जब ना टरबाइंस पर पड़ती है, टरबाइंस क्या होते हैं? कुछ गोल गोल घूमने वाली मशीन्स होती हैं। तो जब कोई पानी जैसे अगर इस टरबाइन पे पड़ेगा तो ये टरबाइन घूमेगा ना, ऐसे ही जब इसके ऊपर स्टीम पड़ती है तो ये टरबाइन घूमता है। और टरबाइन के साथ क्या जुड़े होते हैं? जनरेटर, तारों के थ्रू। और जनरेटर जब पता है ना सबको, जब चलते हैं जनरेटर, घरों में भी कईयों के लगे होते हैं, फैक्ट्रीज़ में, घरों में। और जब जनरेटर चलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ओके। तो इस तरह से जो स्टीम इंजन्स, स्टीम टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें किसका यूज़ होता है? वुड का यूज़ होता है। वुड की हेल्प से ही पानी गर्म होता है और पानी स्टीम में बदलता है, और वो स्टीम के टरबाइंस और जनरेटर को फिर चलाने का काम करता है। और बातें पढ़ते हैं आप वुड के बारे में। कंबशन जो वुड का होता है ना, कंबशन वर्ड नया है बेटे, कंबशन जलना ही होता है, ठीक है। किसी चीज़ का जलना और जलने के बाद हीट और लाइट देना, वो कंबशन होता है। लकड़ी जैसे जलती है तो हीट और लाइट देती है ना, तो वो वुड का कंबशन कहलाएगा, ओके। तो वुड का कंबशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसका बहुत सारी जगह हम यूज़ करते हैं। कंबशन होना मतलब बहुत ज़्यादा हीट और लाइट देना। वुड जब जलती है तो बहुत हीट और लाइट देती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ हो जाती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेज अदर गैसेज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जलने के बाद ये प्रोड्यूस करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड। लकड़ी जब जलती है तो बहुत धुआं निकलता है ना, उस धुएं में मेनली ये दो गैसेज होती हैं। ये गैस तो इतना नुकसान नहीं देती है, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये बड़ी अनडिज़ायरेबल, इरिटेटिंग, डेंजरस गैस है। मतलब ये जो है सफोकेशन पैदा कर देती है हमारे गले में, और जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट फ्यूल के बारे में पढ़ते हैं, कोल के बारे में। कोल एक कंबस्टिबल ब्लैक रोड, ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। क्या मतलब हुआ इसका?
ज़मीन के नीचे, बहुत नीचे क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, ब्लैक ब्राउनिश से कलर के पत्थर, ठीक है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक हैं। आपने एसएस में पढ़े होंगे, जो ज़मीन के सबसे नीचे जो बड़े पत्थर होते हैं उन्हें सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। उसके ऊपर मेटामॉर्फिक और इग्नियस कई तरह की रॉक्स होती हैं, सबसे नीचे वाली रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बताया था ना, कोल सबसे नीचे जब प्लांट्स और एनिमल्स पहुँच जाए तब दब के तब कोल बन जाता है, तो इसीलिए वो सेडिमेंट्री रॉक की तरह मिलते हैं हमें, ठीक है। ब्राउनिश ब्लैक कलर के कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल मतलब जो जलने के बाद हीट और लाइट के, उन्हें हम कोल बोलते हैं। कोल को जलाकर हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं जिनसे खाने को कुक किया जा सकता है। लेकिन कोल भी जलने के बाद बहुत ज़्यादा धुआं देता है और बहुत हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। कोल एक फॉसिल फ्यूल है, मतलब डेड रिमेन से बनने वाला फ्यूल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करता है। कहाँ पर? थर्मल पावर प्लांट में। जैसे वुड हेल्प कर देता है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, ऐसे ही कोल भी करता है। यहाँ जैसे हमने वुड को जलाकर पानी को गर्म किया था, यही काम कोल को जलाकर पानी को गर्म किया जा सकता है। वो पानी स्टीम में बदलेगा, स्टीम से टरबाइन घूमेंगे, टरबाइन से जनरेटर घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कोल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ कोल। कहाँ मिलता है कोल? मैंने अभी बता दिया, फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, बहुत नीचे ज़मीन के। इंडिया में कोल कहाँ कहाँ मिलता है? ये 3-4 स्टेट्स के नाम दे रखे हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ ज़मीन के नीचे कोल बहुत ज़्यादा है। कई बार डिस्ट्रिक्ट के नाम पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी कोल माइंस कहाँ है? माइंस मतलब कोल की खाने, जहाँ ज़मीन के नीचे कोल है। झारखंड स्टेट जो है ना, उसमें 2 जगह है, एक तो बोकारो और एक झरिया। यहाँ पर सबसे बड़ी कोयले की खाने हैं, कोल माइंस हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में रानीगंज है एक जगह, जहाँ पर कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है ज़मीन के नीचे। नेक्स्ट है कोल बना कैसे, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। ओवर अ लॉन्ग, एक कहानी की तरह सुनिए इसे। एक लंबे टाइम पहले, बहुत साल पहले, बहुत सारे प्लांट्स, सिर्फ एनिमल्स की बात नहीं कर रही मैं, अब प्लांट्स की बात करें, ओनली प्लांट्स की प्लांट कर रही। तो प्लांट्स जब ज़मीन के नीचे दब गए ना, तो उनके ऊपर बहुत सारी जियोलॉजिकल एक्शंस की वजह से, जियोलॉजिकल एक्शंस क्या होता है? अर्थ के अंदर की गर्मी और उसके ऊपर की लेयर्स का प्रेशर पड़ता गया उन प्लांट्स पर, जिसकी वजह से ये जो सारे प्लांट्स के रिमेन्स थे ये ब्लैक कलर के कोल में बदल गए। और कोल के अंदर सारा कार्बन ही कार्बन होता है ज़्यादा, इसीलिए इस प्रोसेस को, कोल बनने के प्रोसेस को डेड प्लांट्स की हेल्प से क्या बोला जाता है? कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। पेपर में आ जाता है, व्हाट इज़ कार्बोनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोल फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कोल 4 तरह का होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ये पेपर में ज़रूर आ जाता है। अब ये कोल अलग अलग तरह का क्यों है? बेटे देखो, कोल जो है, जो ज़मीन के बहुत नीचे दबने से बना है, उस कोल में को ज़्यादा गर्मी मिली, ज़्यादा प्रेशर मिला, जिसकी वजह से वो कोल ज़्यादा अच्छा कोल होगा। और जितना ऊपर ऊपर कोल बना है ना, वो कोल उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो जो कोल की जो टाइप है वो किस पर डिपेंड करती है कि वो कितना टेम्परेचर मिल रहा है, कितना उसके ऊपर बाकी रॉक्स का, ऊपर वाले पत्थरों का प्रेशर डल रहा है। समझ में आ गया? जिसकी वजह से अलग अलग वैरायटी के कोल्स बन सकते हैं। सबसे पहला पीट टाइप का कोल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कोल अलग अलग किस किस टर्म्स में हैं? उनके अंदर प्रेजेंट होने वाले वोलेटाइल मटेरियल के बेसिस पर और कार्बन के बेसिस पर। मतलब कितना कोल कार्बन से बना है, इस कोल में कार्बन कम होता है, इस कोल में कार्बन ज़्यादा होता है। वोलेटाइल मटेरियल होता है जो कि इम्प्योरिटीज़ की तरह काम करे, मतलब जो उड़ जाए बस, ठीक है, जैसे जो वेपर बनकर उड़ जाए। तो किस कोल में कितनी इम्प्योरिटी और कितना कार्बन है, उसके बेसिस पर इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला पीट। पीट जो है ज़मीन के सबसे ऊपर बनेगा जो कोल, जैसे मैंने अभी बताया ना, अर्थ की लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोल। जो बिल्कुल नीचे बनेगा वो तो बहुत अच्छा कोल होगा, क्योंकि उस पर ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है। और जो सबसे ऊपर बन रहा है वो पीट टाइप का कोल होता है, जिस पर ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर जिसे नहीं मिल पा रहा है, और ये कोल में कार्बन फिर कम होगा। तो पीट एक ऐसा कोल है जिसमें कार्बन कम होता है, ओनली 30% कार्बन होता है, ठीक है। और ये सबसे जल्दी बन जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर ही है, ओके। नेक्स्ट लिग्नाइट पर आइए। ये उससे थोड़ा सा बेटर कोल है, इसमें 38% कार्बन है। इसे भी लो ग्रेड का ही कोल माना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जब पानी को गर्म करने के लिए कोल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये कोल का वहाँ काम आ जाता है। बिटुमिनस
पिछली दोनों क्वालिटी से अच्छे टाइप का कोल है। इसमें 65% कार्बन होता है। ओके, ये कोक बनाने में यूज़ होता है। कोक कोल से बनने वाला एक फ्यूल है जो कि कोक जलने के बाद इतना ज़्यादा धुआं नहीं निकालता जितना कोल निकालता है। उसके बाद लास्ट टाइप का कोल है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एक ऐसा कोल है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, ज़मीन के सबसे नीचे बिल्कुल काले रंग का बन जाता है ये कोल। ये एंथ्रासाइट कोल दिखाया हुआ है, इसमें सारा कार्बन ही कार्बन है। और जब ये जलेगा तो बहुत हीट लाइट देगा, क्योंकि जलने के बाद कार्बन हीट लाइट देगा, उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़ नहीं। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ बाकी बहुत कम होती हैं। क्या ज़्यादा होता है? कार्बन ज़्यादा होता है। हाईएस्ट ग्रेड का कोल है ये। ओके।